अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय मेथड है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर सेर हासिल कर सकोगे। सो अजीज तलबा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहते हैं? सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन तजर्बाती तहकीक, जहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स होती है। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखते हैं तो ये बड़ी ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रिसर्च है कि जिसमें पर्पस जो है रिसर्च का वो काज और इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, या किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान में जो काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी तफ्तीश करना, जो तजर्बाती तहकीक का बुनियादी मकसद है। अब जब वेरिएबल्स की बात होती है तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट के लिए दो ग्रुप्स होते हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। और हर ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो हासिल करते हैं। अगर सेम ही ट्रीटमेंट हासिल करें तो फिर तो एक्सपेरिमेंट ना हुआ। और हमेशा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट होता है। सो जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी तो उसमें मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो रही होगी। और इसका जो सवाल का जवाब होता है वो बुनियादी तौर पर व्हाट विल बी, क्या होगा, क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें नजर आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसीजर को अख्तियार करते हुए ये रिसर्च की जाती है। जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के यहाँ आपके सामने हैं कि सबसे पहला जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। सो रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करने के बाद फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसको डिटरमिन किया जाता है। जब आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को देख लिया तो फिर तीसरा जो है आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी स्पेसिफाई करना है, क्योंकि काज और इफेक्ट है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ ना कुछ काज कर रहा होगा और उसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नजर आ रहा होगा। जब आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्पेसिफाई कर लिया तो फिर आपको हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करने, टेंटेटिव हाइपोथेसिस जो एक हम कहते हैं कि ऐसे एजुकेटेड गेस कि जिनको हमने कहीं ना कहीं साबित करना है। फिर हम मैयर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि जिनको इस्तेमाल करना है। और फिर पोटेंशियल सक्सेस भी हमने सोचनी है कि किस हद तक हमने अपनी इस रिसर्च से अपने मकसद को हासिल भी करना है। जब ऐसी सूरत में ये बातें सोचोगे तो फिर एक और बात जो ज़्यादा अहम है कि आप फिर कुछ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे जो इंटरवीनिंग टाइप के होंगे या एक्सट्रेनियस होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके जो पोटेंशियल सक्सेस है उसके अंदर नाकामी ला सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च की जो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आप बयान करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करने के बाद फाइनल एस्टिमेट ऑफ पोटेंशियल सक्सेस करते हैं। फिर रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हैं जिस तरह से प्लान की गई, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और रिसर्च रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन 14 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के अंदर की वैलिडिटी को देखा जाता है, उसमें इंटरनल वैलिडिटी को देखा जाता है और एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखा जाता है। इंटरनल वैलिडिटी का ताल्लुक फाइंडिंग्स के साथ है, जो टेक्निकल साउंडनेस किसी भी स्टडी की है, पर्टिकुलरली जिसका ताल्लुक जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के साथ है। सो ये चीज़ें इंटरनल वैलिडिटी के अंदर देखी जाती हैं, क्योंकि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो आउटकम है, जो फैक्ट ऑफ आउटकम है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वहीं पर एक्सटर्नबिलिटी भी है रिसर्च के अंदर। जब आपके पास फाइंडिंग्स आ गई तो क्या वो जो फाइंडिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन की इंटरेस्ट से मुतल्लिका हैं या नहीं, या किसी दूसरी पॉपुलेशन या किसी दूसरी सेटिंग से मुतल्लिका है। सो क्या वो रिजल्ट्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनको जनरलाइज किया जा सके। सो जब ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं तो इनको हम एक्सटर्नल वैलिड कहते हैं। जब हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं तो ये सबसे बेसिक बात होती है किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में।
इंटरनल वैलिडिटी ऐसी वैलिडिटी है कि जिसके बगैर किसी भी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम बेहतर तौर पर इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। सो ये मिनिमम एक बेंचमार्क है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर इंटरनल वैलिडिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो दी जाती है, और सर्चर कोशिश करता है कि किसी भी तरह के जो भी कोई बाहर से एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस है या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, जितना भी मुमकिन हो इन तमाम एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करें, इनको कहीं ना कहीं पहले से ही इनको काबू में लेकर आए, ताकि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं वो रिसर्चर की उस रिसर्च के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस ना करें। इसी वजह से जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये बड़ी हाईली कंट्रोल्ड होती है, और लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर हम इसको फिर करते हैं। जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी इफेक्ट हो जाती है, उसमें एक हिस्ट्री है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के स्टार्ट के दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं वो वकूअ पज़ीर होते हैं कि जो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो ऐसे इवेंट्स के जो कहीं उस ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है, बट ना होने के बावजूद भी उस ट्रीटमेंट के ऊपर अपना असर छोड़ रहे हैं, तो इनका ताल्लुक जो है वो हिस्ट्री के साथ है। फिर दूसरा मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन जो है वो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है जो पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो है वो वकूअ पज़ीर हो रहा होता है, और इसके ज़रिए से पार्टिसिपेंट्स के अंदर हर वक्त के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा होता है। जैसे हम उम्र कहते हैं, एज है, फटीग है, हंगर है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको किसी भी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस है, कंट्रोल नहीं हो सकती। टेस्टिंग है, टेस्टिंग जो है वो फैक्ट है किसी एक टेस्ट का, उसके सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट के ऊपर। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्री टेस्ट लेते हैं, और प्री टेस्ट के बाद फिर पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। सो प्री टेस्ट का कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो पोस्ट टेस्ट के ऊपर मौजूद रहता है। सो ऐसी सूरत में जो टेस्टिंग है, इसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन है, जब आप किसी भी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आते हो, सो ऐसी सूरत में जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके ऊपर हरफ आ जाता है, उसको ये एक तरह से इंटरनल थ्रेट जो है वो होता है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या होने का खौफ जो है वो लाहिक रहता है। फिर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है, जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया एक्सट्रीम स्कोर्स के ऊपर, तो ऐसी सूरत में स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन जो है ये थ्रेट हो जाती है। सिलेक्शन बायस, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बजाय नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो सिलेक्शन है वो बायस्ड हो जाती है। फिर एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी है, किसी भी वजह से किसी भी ग्रुप के अंदर से किसी भी पार्टिसिपेंट्स का निकल जाना जो है, ये एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी कहलाता है, और इसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट जो है वो हो जाता है। इसी तरह से इंटरेक्शन अमंग फैक्टर्स है, बाद ऐसे फैक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो फैक्टर्स वो कहीं इकट्ठे जब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगे, तो इसको हम इंटरेक्शन अमंग फैक्टर्स कहते हैं। उन फैक्टर्स में डिफरेंट क्लासरूम के अंदर एनवायरनमेंट है, क्लासरूम क्लाइमेट है, स्कूल एनवायरनमेंट है, स्कूल क्लाइमेट है, स्कूल कंडीशन है, स्कूल के जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स की सूरत में है कि जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को। जहां हमने इंटरनल की बात की, वहीं पर एक्सटर्नल वैलिडिटी भी है, जिसमें सबसे पहली जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। किस पॉपुलेशन को किस सेटिंग के अंदर किस ट्रीटमेंट वेरिएबल्स के लिए आपने उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है। तो जब हमने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है तो उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कौन सी पॉपुलेशन है, किस सेटिंग के अंदर रहते हुए या ट्रीटमेंट वेरिएबल्स को सामने रखते हुए रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जाना है, और इसका ताल्लुक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ है। फिर जो कुछ आपने तजर्बा किया, तजर्बे से कहीं बाहर आपको कोई फाइंडिंग्स मिल रही हैं। अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ामीन का जब हम इंतखाब करते हैं या ट्रीटमेंट का इंतखाब करते हैं या किसी भी तजर्बे की सिचुएशन का इंतखाब करते हैं,
یا ٹیسٹ کوئی نہ کوئی ہم منتخب کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں چاہے سبجیکٹ ہے، ٹریٹمنٹ ہے، یا ایکسپیریمنٹل سچویشن ہے، یا ٹیسٹ ہے، اگر وہ تمام کی تمام کسی بھی بہت بڑی پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن ہو تو ایسی صورت میں ہم کہیں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ رینڈم سلیکشن ہے۔ تو جب ہم رینڈومائزیشن کی طرف چلے جائیں گے تو یہ ایک ایسا راستہ ہے یا ایسی کی ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت زیادہ تھریٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انٹریکشن ایفیکٹ آف ٹیسٹنگ ہے۔ جب آپ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ پہلے سے لیتے ہو، جیسے پری ٹیسٹ آپ نے لیا، تو پری ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سینسٹائز کر دیتی ہے، اس کو اویئر کر دیتی ہے اباؤٹ دی اپ کمنگ ٹریٹمنٹ۔ جب ہم کسی بھی طالب علم کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرا ٹیسٹ کیوں لیا جا رہا ہے۔ سلیکشن بائسنس ہے، پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ پرٹیکولر پاپولیشن کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے سلیکشن بائسنس ہو جاتی ہے۔ پھر ریئیکٹیو افیکٹس آف ایکسپیریمنٹل سیٹنگز ہے، ٹریٹمنٹ جو کنسٹرینٹس ہیں، جب آپ نے ٹریٹمنٹ دینی ہے تو اس کے لیے کئی مسائل ہیں۔ لیبارٹری سیٹنگ جو ہیں وہ بہتر طور پر افیکٹولی پرپیئر نہیں ہوتی، ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے بڑے کنسٹرینٹس ہیں۔ ریئل ورلڈ سیٹنگز ہم پیش نہیں کر پاتے۔ سو کئی طرح کے ریئیکٹیو افیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ایکسپیریمنٹل سیٹنگز کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، ایکسپیریمنٹ کے اندر کے جو فائنڈنگز ہیں اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ملٹیپل ٹریٹمنٹ انٹرفیرنس ہے۔ ایک تو ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہو، باقی ٹریٹمنٹ ایسی ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ سو پارٹیسپینٹ جو ہے وہ مور دین ون ٹریٹمنٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لیکچر میتھڈ سے پڑھا رہے ہو، درمیان میں اب آپ نے جو ڈسکشن میتھڈ کر دیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچوں کے اندر جو بھی تبدیلی رونما ہوئی ہے یہ ڈسکشن سے ہوئی ہے، نہیں، اس کے پیچھے کہیں لیکچر میتھڈ کا بھی اثر موجود ہے۔ سو ملٹیپل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جب آ جاتی ہیں۔ اب اس میں ڈیزائنز کون سے ہیں؟ جب ہم ایکسپیریمنٹل سرچ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹل سرچ کے 3 بنیادی ڈیزائن ہیں۔ ایک ڈیزائن کو ہم پری ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، ایک کو ٹرو ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، اور ایک کو قضائی ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ پری ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کون سا ہوتا ہے؟ یہ ویک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کنٹرول کے حوالے سے ہے۔ دوسری جو سب سے اہم بات پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں کہ اس میں رینڈومائزیشن نہیں ہوتی۔ پھر تیسری جو ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے ان کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو بہت تھریٹ ہے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو، تو ہم ون گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن کی صورت میں ہم اس کو لیتے ہیں، ایک ہی گروپ ہے، اسی کے اوپر ہی پری ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسی کو ہی پوسٹ ٹیسٹ بھی دیا جاتا ہے۔ سو جب ایک ہی گروپ ہے، وہیں پہ پری ٹیسٹ ہے، وہیں پہ پوسٹ ٹیسٹ ہے، تو اس وجہ سے رینڈومائزیشن نہیں ہے اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کے اوپر بھی فرق آ جاتا ہے۔ ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بیسٹ ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن ہے، کیونکہ یہ ٹرو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے۔ ٹرو ایکسپیریمنٹ کیسے کہ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم انٹرنل ویلیڈیٹی کی تھریڈز کو کنٹرول اس کے اندر کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم انٹرنل ویلیڈیٹی کے تھریڈز کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی سلیکشن بھی رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب ہم رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں تو رینڈم سیمپلنگ میں سے جو آپ کی سیمپل ہے وہ ٹرو ریپرزنٹیشن آف دی ہول پاپولیشن ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اور پھر رینڈم اسائنمنٹ ٹو گروپس ہوتے ہیں، وہی جب آپ نے رینڈم سلیکشن آف پارٹیسپینٹس کر لیے تو ان کی آگے گروپ ای اور گروپ سی ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ میں بھی جو ڈویژن ہوتی ہے وہ رینڈملی ہوتی ہے۔ اس کی جو اگزامپل ہے وہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایک قضائی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے۔ اس کو قضائی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا جھوٹا جسے ہم کہتے ہیں۔ سو تھوڑا تھوڑا جھوٹا جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اس کو ہم قضائی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کہتے ہیں۔ قضائی ایکسپیریمنٹ اور ٹرو ایکسپیریمنٹ میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ اس میں سلیکشن آف پارٹیسپینٹ جو ہے وہ رینڈم نہیں ہوتی۔ سو قضائی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں لیک آف رینڈم سلیکشن آف پارٹیسپینٹس ہیں، ٹرو میں رینڈم سلیکشن آف پارٹیسپینٹس تھی، قضائی میں آ کے لیک آف رینڈم سلیکشن آف پارٹیسپینٹس ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے وہ سلیکشن کر لی تو اس کے بعد آپ رینڈم اسائنمنٹس ٹو گروپس کرتے ہو۔
ग्रुप ई और सी जो है ये रैंडम असाइनमेंट्स आपकी होती है, बट इनिशियली आपकी रैंडम चूँकि सिलेक्शन नहीं थी, इस वजह से जो कुछ कंट्रोल जो ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी इसको हम किसी तौर पर बेहतर समझते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अब नॉन इक्विवेलेंट क्यों है? नॉन इक्विवेलेंट इसी वजह से है कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं है। सो थैंक यू।